वेलकम बैक टू माय फेसबुक चैनल। माय नेम इज मोहम्मद जिसान और मैं यहाँ से बनाना चाहता हूँ अपनी एक पहचान। और मेरा अंदाज दुनिया से निराला है और मेरे गुरुजी ने कहा है कि बहुत ही जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है। मैंने अपने इससे पहले वीडियो में भी बताया कि जो बच्चे मैथ्स में कमज़ोर हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जो बच्चे मैथ्स में कमज़ोर हों और वो मैथ सीखना चाहते हैं, वो जिस क्लास में भी हों, उन्हें हमारे वीडियो पर कमेंट में लिखना है अपने क्लास का नाम। और यूट्यूब चैनल का लिंक हमने अपने फेसबुक प्रोफाइल के बायो में डाला हुआ है, वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम उसी कक्षा के मैथ्स पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। जिस कक्षा पर वो चाहते हैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जिस पर वो चाहते हैं। ऐसे वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक कोई देखेगा नहीं तब तक कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। और इससे पहले वीडियो में मैंने कक्षा 10 के बारे में बताया था कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताया और उनकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं वो भी बताया है। तो ये इससे पहले 8 चैप्टर के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब 9वां चैप्टर है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और ज़्यादा नंबर में ही आता है, छोटे नंबर में नहीं आता है। तो ऊंचाई और दूरी को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ऊंचाई और दूरी होता क्या है और इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो ऊंचाई और दूरी में हमारे दो कोण बनते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, जिसको उन्नयन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें जो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है हमको एक, तब जाकर हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो समकोण त्रिभुज किस टाइप से बनता है और उसमें जो कोण बनता है वो किन दो रेखाओं के बीच में बनता है। तो समकोण त्रिभुज से मतलब होता है कि उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और बाकी जो न्यून कोण दिया होता है जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं, वो किन दो रेखाओं के बीच में होता है, बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होगा। तो जो कोण होता है न्यून कोण, वो दो रेखाएं जो होती हैं वो होती हैं हमारी आधार और कर्ण। न्यून कोण हमेशा आधार और कर्ण के बीच में होता है, क्योंकि कर्ण का तो हमको मालूम होता है कि जो तिरछी रेखा होती है उसको कर्ण हाइपोटेनस कहते हैं, लेकिन लंब और आधार तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते जब हमको एक एंगल ना दिया हो, एक न्यून कोण ना दिया हो। जब हमको कोई एक न्यून कोण दिया होता है उन दोनों कोणों में से, तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये हमारा आधार है और ये लंब है। तो ऊंचाई और दूरी से पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है इसका। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। यहाँ पर पहले हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज किस टाइप से बनाना है कि एक मीनार है, पहले मीनार बनाएंगे और मीनार के बनाने के बाद धरती के एक बिंदु से जो 15 मीटर दूर है, यानी कि 15 मीटर दूर हमको एक बिंदु लेना है और इस बिंदु से मीनार की ऊंचाई यानी कि जो उसका टॉप है उसको मिलाना है। फिर हमको यहाँ पर उन्नयन कोण दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको उससे मिलाएंगे। तो 15 मीटर है जो, वो तो हमारा आधार हो गया और हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, वो हमारी h हो गई। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण हमको यहाँ पर दिया है 60 डिग्री। तो आधार और कर्ण के बीच में ये कोण हमारा बन गया 60 डिग्री। तो जब आधार और लंब की बारे में बात करते हैं, यानी कि हमको आधार दिया है और लंब निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, तो हम किस चीज़ का यूज करते हैं? तो हम यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा का ही यूज करते हैं। तो sin थीटा और cos थीटा का यूज नहीं करते हैं। tan थीटा cot थीटा का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि tan थीटा इक्वल टू हमारा होता है लंब बटे आधार और cot थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, लेकिन sin थीटा इक्वल टू हमारा होता है लंब बटे कर्ण और cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो जब आधार और कर्ण के बारे में निकालना होता है, यानी आधार दिया है और कर्ण तिरछी रेखा निकालनी होती है, तब कॉस का यूज करते हैं। और अगर हमको लंब दिया है और कर्ण निकालना है या कर्ण दिया हो और लंब निकालना हो, तब साइन का यूज करते हैं। तो इसमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइप से क्वेश्चन है और उसमें
क्या लिखना है, नहीं तो इसमें ही कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आप इस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को पढ़कर अगर आप डायग्राम सही बना लेते हैं तो आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने डायग्राम ही गलत बना दिया, कहीं का कहीं पर लिख दिया कि वो आपको डिस्टेंस कोई सा दिया है और लिख दिया आपने दूसरा, तो फिर आपका आंसर भी गलत आएगा और उसको सॉल्व करना भी मुश्किल होगा। तो इसमें हमारा क्या हो गया, 15 मीटर आधार हो गया और यहाँ पर उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो यहाँ पर tan थीटा का यूज करेंगे तो tan 60 इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर लंब बटे आधार। लंब को हमने h माना है तो h अपॉन हो जाएगा हमारा 15। तो अब tan 60 का वैल्यू रखेंगे, tan 60 का वैल्यू हमारा होता है √3। तो h इक्वल टू हमारा आ जाएगा 15√3। यही हमारा आंसर होगा 15√3 मीटर। और √3 का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर 1.732। तो ऊंचाई और दूरी को समझने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी यह है कि जैसे अगर हम नीचे से किसी मीनार को ऊपर की ओर देख रहे हैं तो हमारी आंखों से जो मीनार की ऊंचाई तक कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। और जो हमारा हाइट है वो मीनार की ऊंचाई में से हम माइनस करेंगे, यानी एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और वहीं से एक त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे और उस त्रिभुज से फिर उसकी मीनार की ऊंचाई निकालेंगे। तो मीनार की टोटल ऊंचाई हम इस तरह से निकालेंगे। पहले मीनार की अगर ऊंचाई दे रखी है और उससे हम कहा जाए कि आप उससे मीनार से कितनी दूरी पर खड़े हैं, तो पहले मीनार की ऊंचाई में से अपनी हाइट माइनस करना पड़ेगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको दिया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो दो चीज़ें दी होंगी। अगर कोई आदमी मीनार की ओर ऊपर की ओर देखता है तो उसकी आदमी की हाइट दिया होगा और मीनार से उसकी दूरी दी गई होगी कि वह कितनी दूरी पर खड़ा है। या दूसरे टाइप में ये पूछ ले कि अगर मीनार की ऊंचाई दी है तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि आप उससे टावर से मीनार से कितनी दूरी पर खड़े हैं। तो इसको निकालने के लिए इसका मेथड यही होता है कि पहले मीनार की ऊंचाई में से अपनी हाइट माइनस करनी पड़ती है, या कोई आदमी अगर खड़ा है उसकी हाइट माइनस करते हैं और त्रिभुज बनाते हैं और फिर उस त्रिभुज में साइन थीटा और टेन थीटा का यूज करते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप से भी एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे एक खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको डायग्राम बनाना है, यानी कि एक खंबे से सीढ़ी को लगाना है और खंबे की ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है 5 मीटर। तो खंबे की जब ऊंचाई 5 मीटर दिया गया है और खंबे से एक जो ऊंचाई है उसमें से 1.3 मीटर नीचे सीढ़ी लगानी है, यानी कि जो टोटल हाइट है उससे 1.3 मीटर नीचे सीढ़ी लगानी है और उस सीढ़ी की हमको लंबाई बतानी है कि क्या होगी। तो यहाँ पर हमको खंबे की ऊंचाई दिया है तो खंबे की ऊंचाई टोटल में से हम क्या निकालेंगे, 1.3 मीटर माइनस कर देंगे जहाँ तक हमको सीढ़ी को ले जाना है। तो उसमें से जब 5 में से 1.3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 3.7। और अब हमको सीढ़ी की लंबाई निकालनी है तो हमको जो उन्नयन कोण दिया है वो दिया है हमें यहाँ पर 60 डिग्री या 30 डिग्री। वो इस क्वेश्चन में है हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ पर फिर से उसी का यूज करना है टेन थीटा और साइन थीटा। तो पहले आपको देखना है कि क्या यूज करना है। तो हमको सीढ़ी की लंबाई निकालनी है, यानी सीढ़ी क्या हो गई हमारी तिरछी हो गई तो वो हो गया हमारा कर्ण हो गया। और जो हमको दिया है यानी कि ऊंचाई दिया है, लंब दिया है, खंबे की ऊंचाई दी है तो वो हमारा लंब हो गया। कर्ण और लंब के बारे में बात हो रही है तो कर्ण और लंब जब होता है तब हम साइन का यूज करते हैं। यहाँ पर टेन थीटा कॉट थीटा का यूज नहीं करेंगे। जब हमको अगर निकालना होता कि सीढ़ी उससे कितनी दूर है तब हम टेन थीटा का यूज करते हैं। अभी हम यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई निकालेंगे तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता है लंब बटे कर्ण।
और लंब है हमारा यहाँ पर 3.7। तो 3.7 लंब को 3 sin 60 इक्वल टू हमारा यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी कि 3.7 और बटा में कर्ण, जो कर्ण को अगर हम x मान लें या आप h लिख सकते हैं हाइपोटेनस, या जो त्रिभुज ABC को नाम देखें वो लिख सकते हैं ABBCC, जो भी वहाँ त्रिभुज को आप नाम देंगे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक तो ये होता है कि आपको जो चीज़ निकालना है उसको XYZ कुछ भी मान लें उसको लिख सकते हैं, और फिर ABC या CD में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो त्रिभुज को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं ABCPQR, और जो चीज़ आपको निकालनी है, एक चीज़ दी है दूसरी निकालनी है तो दूसरी को x मान ले, अगर हाइट निकालना है तो उसको h मान ले, और अगर मीनार से सीढ़ी की दूरी या किसी आदमी की दूरी निकालनी है तो उसको आप x मान सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा sin 60 इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी कि 3.7 अपॉन x, और x इक्वल टू हमारा यहाँ sin 60 की वैल्यू रखेंगे। sin 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3.7 अपॉन x। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हमारा कितना आएगा, x इधर ऊपर चला जाएगा 3.7 अपॉन √3 हो जाएगा और 2 उसके मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 37 दूनी 74, ये हो जाएगा 7.4 अपॉन √3। और अब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो √3 की वैल्यू रख सकते हैं आप यहाँ पर 1.732, और इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो √3 रख कर भी इसको आगे भी करना है। अब अगर हमको क्या निकालना है, पाद बिंदु से दूरी यानी कि जो खंबे के से सीढ़ी कितनी दूरी पर लगी है, तो उसको निकालने के लिए आप यहाँ पर फिर से tan 60 का यूज करेंगे। अब tan 60 का यूज कर सकते हैं क्योंकि अब हम क्या निकालना है, अब tan 60 का भी यूज कर सकते हैं और cos 60 का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको लंब भी निकल गया है हमारा और कर्ण भी निकल चुका है, तो हमको आधार शेष निकालना है। तो अब यहाँ पर हमारा tan 60 इक्वल टू हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। लंब है हमारा 3.7 और आधार हमको निकालना है। तो tan 60 का वैल्यू हमारा रखेंगे यहाँ पर, tan 60 का वैल्यू हमारा होता है √3 और tan 30 का होता है 1/√3। तो √3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर, लंब है हमको 3.7 अपॉन जो उसको लिखेंगे आप BC XYZ कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो 3.7 अपॉन x हो जाएगा, और इस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x उधर जाएगा 3.7 उसके बटा में आएगा, तो √3 अपॉन 3.7 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 1.732 को 3.7 से डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आएगा हमारा 2.14 मीटर के लगभग आएगा, और जो पहले निकाला था कर्ण सीढ़ी की लंबाई वो आएगा 4.28 मीटर के लगभग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो थोड़ा डिफरेंट है इससे, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बताने वाला हूँ, वो एक्सरसाइज में आएगा, अभी तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और एग्जाम्पल यह है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सूर्य का उनतास यानी कि सूर्य की छाया ढलती है, तो एक मीनार है उसकी छाया 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए, पहले एक मीनार बनाना है, फिर एक सीधी लाइन उसकी जड़ में से खींचनी है, और जड़ में से खींचने के बाद आपको उस मीनार पर एक बिंदु लेना है, उस रेखा पर जो आपने क्षैतिज लाइन खींची है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं जिसको, उससे एक बीच में किसी बिंदु पर मिलाएंगे, फिर उसके किनारे वाले बिंदु से मिलाएंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर दो त्रिभुज बन जाएंगे, कहाँ पर 60 डिग्री लिखना है और कहाँ पर 30 डिग्री। जो मीनार के नज़दीक होता है वो एंगल हमारा बड़ा होता है, और जो मीनार से दूर होगा वो एंगल हमारा छोटा होगा। क्योंकि अगर हम किसी मीनार से थोड़ी दूरी पर खड़े हैं, वहाँ पर अगर मान लिया हमारा एंगल 60 डिग्री बन रहा है, और अगर हम मीनार की ओर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो एंगल बढ़ता चला जाएगा, यानी कि 60 से ऊपर आएगा 70, 90। लेकिन अगर हम पीछे की तरफ हटेंगे, मीनार से और दूर जाएंगे, तो एंगल हमारा छोटा होता चला जाएगा। तो इन बातों को अपने माइंड में रखना होता है। लेकिन आपने त्रिभुज तो बना दिया और उस पर लिख दिया यहाँ पर 60, यहाँ पर 30, तो फिर आपका आंसर गलत आने वाला है।
तो त्रिभुज जब बना दिया हमने, यहाँ पर के एक मीनार दिया है और एक मीनार की छाया हमारी क्या होती है 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है, यानी कि पहले एक बिंदु लेना है, वहां से उसको मिलाना है और मीनार के पाद बिंदु से मिलाना है, जो बेस होता है जड़ को मिलाना है, और वो 60 डिग्री एक त्रिभुज बन जाएगा, ABC उसको नाम देंगे। फिर पीछे की ओर हटेंगे, यानी कि मीनार से थोड़ा कुछ और दूर जाएंगे, फिर उसको मीनार के शिखर टॉप से मिलाएंगे और वहां पर फिर से एक एंगल हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, उसको मिलाएंगे। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक हो जाएगा, एक को नाम दिया हमने ABC, दूसरे को उस चौथे पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं D। तो ये हो जाएगा हमारे AD और C, ABC और ADC 2 त्रिभुज हो गए। इन दोनों त्रिभुजों में एक तो हमारा बड़ा त्रिभुज पूरा हो गया और दूसरा हो गया छोटा। तो इन दोनों त्रिभुजों में अलग अलग से लेंगे, पहले इस छोटे त्रिभुज में लेंगे ABC में, तो फिर से हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, मीनार के शिखर का उन्नयन कौन सी है 40। तो यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, मीनार की छाया बढ़ रही है, यानी कि पहले जो छाया थी वो हमको नहीं दिया है कितनी थी, और जब उससे पीछे की ओर जाती है छाया बढ़ जाती है सूर्य ढलने पर, तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी दी गई है, तो वो 40 मीटर है। ना तो हमको मीनार से पाद बिंदु की दूरी दी है, ना मीनार की ऊंचाई दी है, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है और तो केवल मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए आपको हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए तो पहले आप छोटे त्रिभुज में लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं दिया है आपको, छोटे त्रिभुज में कुछ नहीं दिया है, मीनार की हाइट को h मानेंगे और जो छोटे त्रिभुज में भुजा है उसको x मान सकते हैं। और फिर जब बड़ा त्रिभुज लेंगे आप तो उसमें क्या होगा, ADC में h तो कॉमन है ही, उसमें हाइट तो दोनों में कॉमन रहेगा, और जो आधार होगा बेस होगा उसमें x और वो जो +40 दिया है वो वहाँ पर दूरी लिखी जाएगी, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 40, उसको जोड़ना है। तो बड़े त्रिभुज में x + 40 आधार हो जाएगा और छोटे में हमारा आधार क्या रहेगा, कुछ नहीं है, उसको x मानेंगे। तो अब जब हम बड़े त्रिभुज में अगर लें पहले, तो हमारा वहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 = हमारा हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, तो h/x + 40 हो जाएगा, x + 40। तो बड़े त्रिभुज में ये हो गया, और अब यहाँ पर tan 30 का वैल्यू रखेंगे 1/√3 = हो गया हमारा h/x + 40। अब दूसरे त्रिभुज में लेंगे छोटे वाले में, वहां से क्या होगा हमारा, वहां पर tan 60 = हो जाएगा हमारा h/x। अब tan 60 का वैल्यू हमारा √3 होता है, उसमें हमारा 1/√3 है tan 30 का, तो √3 = हमारा यहाँ से हो जाएगा h/x, और h = आएगा x√3। इस h = x√3 को या x = यहाँ से निकाल सकते हैं, x = हो जाएगा h/√3। तो h/√3 की वैल्यू उस पहले वाले त्रिभुज के इक्वेशन में, उसको समीकरण फर्स्ट मानकर उसमें रख देंगे और वहां से उसको सॉल्व करेंगे, h का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट एग्जांपल करता हूँ, और जब h का वैल्यू निकालेंगे आप उसको सॉल्व करके, तो h का वैल्यू x का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 20 और h का वैल्यू आएगा 20√3। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने ट्रिक बता दिया है कि आप किस टाइप से करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मेन है जरूरी, आप डायग्राम अगर सही बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़कर अगर डायग्राम नहीं बना पाते हैं तो क्वेश्चन को करना मुश्किल हो जाता है। इस क्वेश्चन जो इसमें से हाइट एंड डिस्टेंस में से एक बार एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये ज़्यादा नंबर में ही आता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब 2 भवन है, यानी कि 2 भवन है, एक की ऊंचाई कम है और दूसरे की ज्यादा है, और वहां से जब हम देखते हैं बड़ी मंजिल की छत पर अगर हम चढ़ जाएं, तो अगर हम छोटी मंजिल को देखेंगे तो उसकी छत को अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ अवनमन यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, अवनमन कोण बनता है, वो बनता है हमारा 30 डिग्री जब उसकी छत को देखते हैं। और जब उसकी दूसरे मकान की बेस को देखते हैं, यानी कि धरती से जहाँ पर वो जितनी दूर है उस पहले बड़ी बिल्डिंग से, ऊंची बिल्डिंग से, तो एंगल ऑफ अवनमन बनता है हमारा 45 डिग्री। तो
इसमें समझना यह होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं, लेकिन उनको बराबर कैसे किया जाता है वो आप समांतर चतुर्भुज अगर बनाना जानते हैं तभी कर पाएंगे इसको। जैसे ऊपर से हमने किसी छत पर मिला दिया है, फिर उसके बेस पर मिला दिया है, तो दो एंगल हमारे ऊपर की तरफ ही बनेंगे, वो अवनमन कोण, और उनको हम नीचे की तरफ भी लिख सकते हैं। कब लिखेंगे? पहले उसकी छत को उससे मिलाएंगे जहां पर वो मिलेगा, बड़ी बिल्डिंग की उससे जहां पर भी मिलेगा, और फिर दोनों के बेस को मिलाएंगे, और जो हमारा एंगल होगा नीचे वाला वो होगा हमारा 45 डिग्री, और जो छत से मिलेगा एंगल फिर वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। लेकिन इसको आपको करके दिखाना है कि समांतर चतुर्भुज कैसे बनाते हैं। जैसे उनकी हमने छत को तो मिला दिया, लेकिन फिर जब ऊपर से हमारे एंगल ऊपर की तरफ बन रहे हैं तो उनको नीचे कैसे लाते हैं। तो जितनी दूरी पर वो भवन है इतनी दूरी हम ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, बड़े टावर से इधर को लाइन खींच ली, और उसके समांतर रेखाएं खींचते हैं, यानी कि जो एंगल हमने मिलाया है उसके समांतर फिर ऐसे ही रेखाएं खींची जाती हैं, और उससे संकलन कोण निकाले जाते हैं कि संकलन कोण में फिर 180 माइनस करके फिर इसी तरह से आ जाता है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, अपने क्वेश्चन में दिखाया है कि कैसे आप एंगल ऑफ अवनमन कोण को उन्नयन कोण में चेंज कर सकते हैं। ये दोनों बराबर ही होते हैं, लेकिन इसको समझना पड़ता है कि आप ऊपर के कोण को नीचे कैसे लिखेंगे। आप अगर डायग्राम में दिखाएंगे तो एग्जामिनर भी समझेगा कि हाँ बच्चे में टैलेंट है, उसने करके दिखाया है कि ऊपर के कोण को नीचे लिखा है, ऊपर नहीं बनाया है त्रिभुज, क्योंकि जो बिल्डिंग है हमारा वो नीचे है, तो कोण हमारे ऊपर दिए गए हैं, तो वहां से इस क्वेश्चन को करना, सोल्व नहीं करना मुश्किल हो जाएगा। तो त्रिभुज हमारे यहाँ से फिर से वही बन गए, इसको नाम दे सकते हैं आप ABC XYZ कुछ भी। और पहले त्रिभुज में हमारा क्या होगा? पहले त्रिभुज में हमारा कोण ऊपर जो बनेगा तो वो tan 30 रहेगा, और नीचे जब उसकी बेस को मिलाएंगे वो हमारा एंगल बनेगा 45 डिग्री। तो 30 और 45 डिग्री दो एंगल हो गए यहाँ पर हमारे। और क्या दिया है क्वेश्चन में? एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर भवन ऊंचे भवन के शिखर और तल की, तो जो दूसरा छोटा भवन है उसकी हाइट दी गई है 8 मीटर। तो 8 मीटर ऊंचाई पर से जब हम उस सीधी रेखा को मिलाएंगे बड़ी बिल्डिंग की, तो उसमें से बड़ी बिल्डिंग में से अगर हम उसको H माने, H में से अगर हम X माइनस करेंगे, H में से इस 8 को माइनस करेंगे, यानी कि छोटी बिल्डिंग की हाइट माइनस करेंगे, तब ऊपर की पहले त्रिभुज के लिए हाइट निकलेगी। तो इस टोटल ऊंचाई को तो आप नाम AD BD या CD या H दे सकते हैं, लेकिन जो पहले त्रिभुज में हम हाइट लेंगे वो क्या लेंगे, यानी कि 8 माइनस करेंगे टोटल हाइट में से, या आप उसको X नाम दे सकते हैं उसमें पहले केवल, और X से सॉल्व करें उस त्रिभुज में। तो उस त्रिभुज को अगर आप मान लिया नाम देते हैं ABC ऊपर वाले को, तो उसमें tan 30 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, क्योंकि हमको बेस और वही निकालना है, हाइट, तिरछी रेखा नहीं निकालनी है। तो जब तिरछी रेखा नहीं निकालनी है तो साइन और कॉस का यूज नहीं करना है, यानी कि कर्ण नहीं निकालना है। जब कर्ण निकालना हो और कर्ण और आधार या कर्ण और लंब के बारे में बात होती है तभी हम साइन थीटा या कॉस थीटा का यूज करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर कॉट थीटा का यूज होता है जब लंब और आधार की बात होती है। तो यहाँ पर हमारा tan 30 इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, और लंब है हमारा, लंब को हम x मानेंगे और आधार भी हमको नहीं दिया है, इसको x कुछ भी मान सकते हैं, एक को h मान ले दूसरे को x मान ले, तो वो हो जाएगा हमारा, या ABC नाम दे सकते हैं, XYZ कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो वो हो जाएगा tan 30 इक्वल टू h अपॉन x ही मान लें आप, h अपॉन x। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा हमारा, जब बड़े त्रिभुज में लेंगे तो जो बेस है वो तो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि भवन दोनों से इतनी ही दूरी पर है, उसकी छत भी इतनी ही दूर होगी और उसका बेस भी दूसरी बिल्डिंग से उतनी ही दूर होगा। तो जो हाइट होगी इस बार वो हमारी बदल जाएगी। तो बेस हमने x माना है, हाइट को पहले h माना था, तो h में इस बार हमको 8 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो पहली बिल्डिंग की ऊंचाई है वो जोड़नी पड़ेगी, h प्लस 8। तो यहाँ पर tan 60 इक्वल टू हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि लंब है हमारा h प्लस 8, और h प्लस 8 अपॉन में x फिर से वही रहेगा x, और यहाँ से tan 60 और tan 45 है, इस बार tan 45 का वैल्यू हमारा 1 होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक साइड में हमारा 1 हो जाएगा, और जो दूसरी तरफ बटा में संख्या हो आएगी तो वह h इक्वल टू हमारी निकल जाएगी।
तो tan 30 इक्वल टू हमारा हो गया यहाँ से 1/√3, क्योंकि जब हम ऊपर वाले त्रिभुज में लेंगे तो tan 30 इक्वल टू हमारा 1/√3 इसका वैल्यू होता है, और ये हो जाएगा हमारा h√3। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और उसको हमने माना है h, और √3 की वैल्यू हम अगर रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा h√3। और यहाँ से जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा हमारा, इसको सॉल्व करने पर एक आएगा 4√3 + 1 मीटर और दूसरा आएगा 4/3 + √3 मीटर। ये इस टाइप के सभी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, लेकिन इसको अगर मैं फ्रंट कैमरा से दिखाऊंगा करके तो आपको उल्टा नजर आएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो अभी भी कर सकता था। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों की अनुमान कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसको पढ़ने, क्वेश्चन को करने के लिए भी पहले डायग्राम बनाना है। एक नहर का पुल दिया है और नहर के पुल के नीचे से जो नहर जा रही है, यानी कि उस नहर के दोनों किनारों पर 2 पॉइंट हैं। ये नहर के जब दोनों किनारों पर 2 पॉइंट है, एक साइड का एंगल हमको दिया है 30 डिग्री और दूसरे का दिया है 45 डिग्री। और यहाँ पर एंगल कौन से दिए हैं? अवनमन कोण, यानी कि ऊपर के कोण ही दिए हैं इस बार भी। और जो नहर पुल की हाइट है वो है हमारी 3 मीटर, यानी कि पहले सीधी लाइन ऊपर को खींचेंगे, फिर एक इधर को मिला देंगे, एक इधर को मिला देंगे और ऊपर आप पुल ऐसे बना सकते हैं। और वहां से नीचे हमारे ये 2 त्रिभुज ऐसे बन गए, एक बीच में लाइन खींचनी है, एक इधर करना है, एक इधर करना है। एक तरफ आप एंगल 30 लिखेंगे, एक तरफ आप एंगल 60 डिग्री लिखेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो एंगल जिस तरफ आप सीधी लाइन खींचेंगे, जो रेखा हमारी जिधर ज्यादा होगी, बड़ी होगी, उधर एंगल छोटा लिखना है। लेकिन जिधर एंगल रेखा हम छोटी खींचेंगे उधर एंगल बड़ा रखना है, क्योंकि जितने नज़दीक होता है मिडिल से, सेंटर से, ऊंचाई से, उधर एंगल बड़ा रखना है, और जितनी ज़्यादा दूर होता है एंगल छोटा होता है। तो इसको फिर से हम नाम देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी, और 2 त्रिभुज बन जाएंगे। और फिर से हम इसमें ये वही यूज करेंगे। बीच वाली इस बार हमको हाइट दिया है, तो हमको बेस निकालने हैं दोनों साइड के, यानी कि इधर का भी और इधर का भी, और फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो दोनों त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुज में हमारा लंब बटे आधार हो जाएगा। और इस अवनमन कोण को आप नीचे लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर करके दिखाएंगे जितनी दूरी पर आप इधर बिंदु लेंगे, ऊपर से भी आप इतनी दूरी पर पुल पर लाइन खींचें उतनी ही लंबी, और फिर उसको तिरछी करके ऐसे मिला दें। लेकिन आपको कैसे मिलानी है? जितना आप ऊपर से खींचेंगे इतना ही आप उस बिंदु से आगे उसको इतना ही बढ़ाना है। यानी अगर आपने बिंदु यहाँ पर लिया है नीचे का, तो इतना जितना नीचे से बढ़ाएंगे इतना ही ऊपर पुल पे से बढ़ाएंगे और उनको मिलाना है, वो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और समांतर चतुर्भुज में हमारा क्या होता है? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि जो ऊपर कोण बनना है वो सीधा यहाँ नीचे बनेगा। और जब ये कोण हमारा इसके बराबर है तो इधर जो साइड में इसके समांतर रेखा हम ये ऐसे खींचेंगे तो संकलन कोण भी ये हमारा बराबर होगा, यानी कि फिर आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा उन्नयन कोण ही है। अब इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं। तो डायग्राम को अगर पूरा हल्की हल्की लाइन खींच कर भी बना देते हैं ये साइड वाला, तो आपको अच्छा लगता है वहां पर भी। तो अब इसमें tan 30 इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर फिर से वही लंब बटे आधार, और लंब हमको 3 मीटर दिया है तो 3/x हो जाएगा। और tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू हो गया हमारा 3/x। x इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से x उधर जाएगा तो ये √3 इसके गुणा में चला जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया हमारा 3√3 मीटर। अब फिर दूसरे त्रिभुज में लेंगे, उसमें भी ऐसे ही करना है। इस बार हमको tan 45 लेना है, तो tan 45 इक्वल टू हमारा फिर से वही लेंगे लंब बटे आधार, और इस दूरी को आप y मान सकते हैं दूसरे वाले त्रिभुज की। तो इसमें हो जाएगा हमारा 3 tan 45 इक्वल टू 3/y, और tan 45 का वैल्यू हमारा 1 होता है तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 3/y। और y इक्वल टू जब y को इधर पहुंचाएंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3। तो एक साइड की 3 आ गई, दूसरी साइड की 3√3 आ गई। जब इन दोनों जोड़ों को ऐड करेंगे तो 3√3 + 3 को कैसे ऐड करेंगे? इसमें से 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा और
ब्रैकेट के अंदर आएगा √3 + 1 मीटर। और इसको अगर आप आगे सॉल्व करना चाहें तो √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.732 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.732 और फिर इसमें 3 से गुणा करते हैं और आप आंसर लिख सकते हैं। तो अब सीधा एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस बार हमको क्या दिया है, एक पोल दिया है, खंबा दिया है और एक 20 मीटर लंबी रस्सी है और उस 20 मीटर लंबी रस्सी को खंबे के ऊपर ऊपरी सिरे से बांधकर हम भूमि के किसी बिंदु से बांध देंगे और यह मानते हुए कि रस्सी में कोई ढील ना हो। हमको एक एंगल दिया है, उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे की तरफ बनता है और अवनमन कोण ऊपर की तरफ बनता है। तो उन्नयन कोण हमको दिया है यहाँ पर 30 डिग्री। तो हमको जब 20 मीटर क्या दिया है, इस बार रस्सी की लंबाई दी है तो रस्सी हमारी क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी, यानी कि वो कर्ण होगा त्रिभुज का जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो कर्ण दिया है इस बार और हमको क्या निकालना है, खंबे की हाइट निकालनी है। तो किसके बारे में बात हो रही है, लंब और कर्ण के बारे में बात है। तो लंब और कोण हमारा किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा का यूज करेंगे यहाँ पर। तो इस बार हो जाएगा हमारा यहाँ से साइन 30 = हो जाएगा लंब बटे कर्ण और खंबे की ऊंचाई को आप h मान सकते हैं तो वो हो जाएगा हमारा h/20 जो रस्सी की लंबाई दी है। और यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू लिखेंगे 1/2 = हो जाएगा हमारा h/30 और h = आएगा 30 उधर उसके गुणा में 1 में चला जाएगा 30/2 वो आएगा हमारा 30/2 15। तो खंबे की ऊंचाई हमारी आ गई यहाँ पर 15 मीटर। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब एक पेड़ है और आंधी आने से हवा में टूट जाता है। अब हमको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमको यहाँ पर क्या दिया है, जो पेड़ बीच में से टूटता है और भूमि के किसी बिंदु पर जहां पर जाकर वो मिलता है वो दूरी हमारी 8 मीटर दी गई है। तो कोण दिया है हमको जहां पर वो मिलता है वो भी हमको दिया है यहाँ पर tan 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हो गया हमारा एंगल यहाँ पर। और भूमि से जिस दूरी पर जाकर वो मिल रहा है पेड़ टूट कर गिर कर वो है हमारी 8 मीटर। और हमको क्या निकालना है, तो पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई हमारी क्या होगी, पहले जो पेड़ था उसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी, यानी कि जो अभी हमारा त्रिभुज बनेगा जहां से पेड़ टूट कर गिर गया है तो लंब और जो कण टूट कर गिरा है वो टोटल पेड़ की ऊंचाई होगी। तो ये दोनों चीजें निकालनी है इसमें। तो दोनों चीजें निकालने के लिए हमको नीचे का जो बेस है हॉरिजॉन्टल होता है वो दिया है 8 मीटर। तो इसमें पहले हम यहाँ पर त्रिभुज ABC इसको नाम देंगे और फिर से हम tan का यूज करेंगे। और कितना एंगल है, 30 डिग्री, 30 डिग्री है। तो tan 30 = हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इसको नाम देंगे हम XY। एक त्रिभुज को नाम दे सकते हैं ABC, लेकिन ABC में कंफ्यूजन आपको बार बार होगा। फिर ABC त्रिभुज को नाम देने के बाद आपको लाइन पर 2 लाइन ऐसे खींच के आप लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने x मीटर माना है और तिरछी रेखा को y माना है। उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है फिर कि AB लिखना है कि BC लिखना है। तो एक को आप x मान लें लंब को और वो जो कर्ण है उसको h मान लें, कैपिटल H मान लें या कुछ भी y मान सकते हैं। तो यहाँ से tan 30 = हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार और आधार है हमारा यहाँ पर जो 8 है। तो tan 30 यानी कि 1/√3 = हो गया हमारा x/8 और 1/√3 = x/8। तो x = क्या आएगा हमारा यहाँ से 8 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में तो 8/√3। x की वैल्यू तो ये आ गई, यानी कि जो आधा पेड़ है जहां तक टूट कर गिरा का तो था वो हम निकाल चुके हैं। अब हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए आप फिर से साइन और कॉस का यूज करेंगे। कर्ण और साइन थीटा और कॉस थीटा में ही आता है। तो यहाँ पर आप
कॉस थीटा का यूज कर सकते हैं या साइन थीटा का। तो कॉस थीटा का अगर यूज करेंगे तो कॉस 30 इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से आधार बटे कर्ण, और आधार हमको 8 दिया है तो 8 बटे उसको y मानेंगे 8 बटे वाई, और कॉस 30 का वैल्यू हमारा क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू हमारा होता है √3/2। तो √3/2 इक्वल टू हमारा हो गया 8 बटे वाई। तो अब इसको यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। y की इधर ऊपर √3 में गुणा हो जाएगी और √3 इसके अपॉन में आएगा, और 2 ऊपर 16/√3 आएगा, 16/√3, और y की हमारी 8/√3। अब इन दोनों को जोड़ना है, दोनों के अपॉन में √3 है, तो 16 और 8 24, 24/√3। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आप इसमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √3 हो गया, और नीचे √3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका रूट हट जाएगा, ये आएगा 3। तो 3 से फिर 24 को भाग करेंगे, 3 × 8 = 24, फिर से आ गया हमारा 8√3 मीटर। तो कितनी हो गई पेड़ की ऊंचाई, 8√3 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के 130 डिग्री का कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के 160 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब इस एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये दिए गए हैं कि कुछ छोटे बच्चे हैं और कुछ बड़े बच्चे हैं, और छोटे बच्चों के लिए उसने 1.5 मीटर की हाइट पर एक फिसलन पट्टी लगाई है, 1.5 मीटर ऊंचाई ली है और फिसलन पट्टी लगाई है, और वहां से उसका एंगल बनाता है वो 30 डिग्री। तो यहां से उस फिसलन पट्टी की पहले लंबाई निकालनी है, यानी कि तिरछी रेखा हो गई, वो कर्ण हो गया, वो निकालना है। तो इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी हमको उन्नयन कोण दिया गया है, और उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। तो जब तिरछी रेखा दी है यानी कि कर्ण निकालना है, और हमको क्या दिया है, हाइट दिया है, तो हाइट और कर्ण के बारे में बात हो रही है, यानी कि लंब और कर्ण के बारे में बात हो रही है। तो फिर से हम लंब और कर्ण हमारा साइन में आता है, तो साइन 30 का यूज करेंगे। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि आपको साइन का यूज करना है, टेन का करना है कि कॉस का करना है, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो यहाँ पर साइन 30 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब हमको दिया है 1.5 मीटर, तो 1.5 बटे x, उसको कुछ भी मान सकते हैं, 1.5 बटे x, और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन 30 का जब वैल्यू रखेंगे 1/2, तो 1/2 इक्वल टू हो गया हमारा 1.5 बटे x। तो x को उधर ले जाएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, और जो 2 है उसकी इधर हो जाएगी इसके साथ, जो वैल्यू हमने रखा है 1.5 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, मुझे बताने में कंफ्यूजन मुझे भी हो जाता है कि कहाँ पे क्या रखना है, और यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगा, दोबारा से बताना पड़ेगा। तो 1/2 इक्वल टू हो गया हमारा 1.5 बटा x, और x इक्वल टू क्या होगा, इस 1.5 के अपॉन में हमारा क्या आएगा, 1.5 के अपॉन में नहीं, सीधा 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, इसके x 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 1.5 गुणा 2 3, 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर। पहली फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई हमारी 3 मीटर। अब दूसरी की निकालनी है। दूसरी उसने क्या बताया कि ये 3 मीटर की हाइट से लेता है, और इस बार एंगल बनता है यहाँ पर हमारा 60 डिग्री। तो इस बार 3 मीटर हाइट दिया है, पहले 1.5 मीटर था, तो क्वेश्चन वही है, एंगल बढ़ाया है, एंगल 60 डिग्री है, तो फिर से ऐसे ही करना है। तो फिर से ऐसे ही करने के लिए फिर से साइन का ही यूज करेंगे। तो साइन 60 इक्वल टू इस बार हमारा हो जाएगा यहाँ पर लंब बटे कर्ण, यानी कि 3 बटा x, कर्ण को आप x मान ले, h मान ले, 3 बटा x, और साइन 60 का वैल्यू हमारा होता है √3/2, और √3/2 है, तो इसमें से जब इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालेंगे x की √3 में मल्टीप्लाई होगी, और 2 की इधर होगी इसके साथ, 3 के साथ, तो 2 × 6, और √3 फिर इसके वो अपॉन में आएगा, तो 6/√3, यानी कि √3 से फिर से हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6√3/3, और 3 से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2√3, और 2√3 के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.732,
तो 2 की जब 1.732 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 2 पॉइंट्स कुछ भी लगभग आता है 2 पॉइंट समथिंग आएगा, या आप डायरेक्ट ये भी लिख के आ सकते हैं कि 2√3। लेकिन अगर आप वैल्यू दिया है कि क्वेश्चन में इसका यूज कीजिए तो आपको फिर मल्टीप्लाई गुणा करके दिखाना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिक्शा चलाने वाला भी हम यहाँ से सिखा सकते हैं उसको मैथ्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस बार कि मीनार के पाद बिंदु से यानी जड़ से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। यानी कि बेस दिया है हमको और हाइट निकालना है और एंगल दिया है 30 डिग्री। तो इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में इसको करने में, तो फिर से हम यहाँ पर tan 30 का यूज करेंगे। त्रिभुज हमारा मैंने बता दिया है कैसे बनेगा, और नीचे एंगल बनाना है, इसमें एंगल लिखना है 30 डिग्री और इसको त्रिभुज का नाम ABC कुछ भी दे सकते हैं आप। और tan 30 इक्वल टू हम tan थीटा का यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको लंब और आधार के बारे में बात करनी है। तो tan 30 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लंब हमको निकालना है, हाइट निकालना है h/, जो वैल्यू दिया है वो 30 मीटर है, दूरी वो भी 30 मीटर, तो h/30। और tan 30 का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा h/√30। 1/√3 इक्वल टू हो गया h/√30 और h इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3 क्या होगा, उसके ऊपर जाएगा कितना वैल्यू रखा था वो 1/√3 इक्वल टू क्या था हमारा h/30। तो 30 उधर चला जाएगा, 30 की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 30/√3, और 30/√3 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30√3/3 यानी कि 10√3। नीचे 3 हो जाएगा और 3 से 30 को काटेंगे 10 आएगा, तो 10√3 मीटर। और √3 का वैल्यू आप रख सकते हैं, आएगा हमारा 17.32 आएगा मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है और उस पतंग की डोरी को भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया है, यानी कि भूमि पतंग से सीधा नीचे मिलाया है पहले, और उसकी हाइट दी है हमको 60 मीटर। पतंग जहां पर उड़ रही है जहां पर वो 60 मीटर है, और दूसरी जगह से जहां से हम पतंग उड़ा रहे हैं वहां पे हमने उसको बांध दिया है। अब वहां से उस दूरी को वहां पर मिलाएंगे जहां पर पतंग उड़ रही है, नीचे सीधा मिलाएंगे क्षैतिज लाइन। अब ये हमारा त्रिभुज बन गया, और इसको मिलाने के बाद हमको क्या निकालना है, अब 60 मीटर ऊंचाई हाइट तो हमको दिया है, तो डोरी की लंबाई यानी कि कितना मांझा हमारा लगा है ये बताना है। तो डोरी की लंबाई निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, फिर से हमको क्या यूज करना है, एंगल हमारा नीचे ही दिया है, उन्नयन कोण है और वो है हमारा 60 डिग्री। तो फिर से हम क्या यूज करेंगे, जब हमको हाइट दिया है, ऊंचाई दी है और कर्ण दिया है, तो लंब और कर्ण की बात हो गई, फिर से हम साइन का यूज करेंगे और साइन 60 इक्वल टू हम लिखेंगे जो हाइट है हमारा कितना दिया है इस क्वेश्चन में, उस वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप पहले त्रिभुज को नाम देंगे तो वो लिख सकते हैं tan 60 और 60 मीटर ही ऊंचाई है और 60 डिग्री का ही कोण है, तो साइन 60 का यूज करेंगे, तो यहाँ पर साइन 60 इक्वल टू हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब है हमारा 60 मीटर, तो 60 बटे कर्ण हमको निकालना है, 60 बटे x, डोरी की लंबाई हम x मान लेंगे, तो 60 बटा x हो गया साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2। अब इसको सॉल्व करना है, x जाएगा हमारा √3 के साथ गुणा में और 2 आएगा 60 के साथ गुणा में, तो 120/√3 हो जाएगा। x का वैल्यू 120/√3, और बटा में √3 नहीं छोड़ना है, लाना है ऊपर ही गुणा में। कभी भी क्वेश्चन को लास्ट में अगर आप सॉल्व करते हैं तो √3 में नहीं छोड़ना है, वैल्यू को आप गुणा में ऊपर ही लाना है। ऊपर कैसे लाएंगे, इसमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा 120√3/3 हो जाएगा, √3 की √3 के बटा में गुणा 3 हो जाएगी, और 3 से फिर 120 को काटेंगे आएगा हमारा 40√3 मीटर। तो डोरी की लंबाई आ गई हमारी 40√3 मीटर। अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं 1.732 को
40 से 40 से गुणा करना है। तो इसको गुणा करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक जीरो से तो हमारा एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 17.32 और 17.32 को सिर्फ 4 से गुणा करना है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 और 1 29 और 4 एकम 4 और 2 6 और पॉइंट इसमें लगाना है हमको इकाई अंक की तरफ से 2 अंक के बाद। ये 12 पॉइंट कुछ समथिंग के लगभग आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ये इस टाइप से आता है क्वेश्चन कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है, बिल्डिंग है और उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। उस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि एक लड़का जो भवन से दूर खड़ा है वहां पर उसकी नजरों से अगर वो अपनी देखेगा, उसकी छत को देखेगा, तो उसका एंगल हमारा क्या है अभी 30 डिग्री है। और जब वो उसके भवन की ओर आगे की ओर बढ़ेगा, उस बिल्डिंग की तरफ जाएगा, तो कुछ देर बाद वो एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाता है, एंगल बढ़ जाता है। मैंने पहले भी बताया जब बिल्डिंग की ओर जाएगा तो एंगल बढ़ता चला जाएगा और जब पीछे की ओर हटेगा तो एंगल घटता चला जाएगा। तो इस बार इस क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमको क्या करना है, लड़के की जो हाइट दिया है पहले उसकी नजरों से जहां तक उसकी हाइट है लड़का दिखाना है, उसकी हाइट से क्षैतिज लाइन खींचेंगे भवन तक। पहले बेस में से खींचनी है, उसके लड़के के पैरों में से खींचनी है क्षैतिज लाइन और फिर उसकी जो नजरें होंगी उसके सामने से खींचनी है क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसको खींचने के बाद उसकी नजरों से फिर उस भवन की जो हाइट होगी उसको मिलाना है ऊपर, और उसको मिलाने के बाद फिर जो आप बिल्डिंग की हाइट निकालना चाहेंगे वो ऐसे निकालेंगे। उस बिल्डिंग की हाइट बाद में ऐसे निकालेंगे, बिल्डिंग की टोटल हाइट में से वो 1.5 मीटर आपको माइनस करना है, 1.5 मीटर जो लड़के की हाइट दिया गया है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में लेंगे अगर हम आप, तो भवन की हाइट हमको दिया है 30 मीटर। तो स्टार्टिंग में ही हमको क्या है, भवन की ऊंचाई दिया गया है, तो 30 में से पहले ही हमको 1.5 मीटर माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर आप उस त्रिभुज में tan 30 और sin 30 का यूज करेंगे। तो 30 में से जब हम 1.5 मीटर माइनस करेंगे तो यह कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा एक गया 29 28.5। तो 1.5 मीटर माइनस करने पर 28.5 मीटर आ गया। अब ये लेना है हमको त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में यही लेना है। पहले त्रिभुज हमारा ये बन गया, फिर आगे हो गया, फिर दूसरा त्रिभुज बन गया। तो पहला एंगल था हमारा 30 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री। तो दो त्रिभुज बन गए यहाँ पर, पहले बड़े त्रिभुज में लेंगे फिर छोटे त्रिभुज में लेंगे। इनको आप ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर हमको क्या दिया है, जो हाइट है वो क्वेश्चन में 30 मीटर दिया है, लेकिन आपको जो फॉर्मूला में लिखनी है वो लिखनी है 28.5 मीटर, 30 में से 1.5 मीटर माइनस करके। और क्या निकालना है हमको कि वह लड़का भवन से कितनी दूरी तक चलता है, यह बताना है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, यानी कि लड़का पहले जहां खड़ा था और जहां तक चल कर गया वह दूरी निकालनी है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर से दोनों फॉर्मूला, जो पहले वाला क्वेश्चन था जिस टाइप से उसी टाइप से, जो पहला एग्जाम्पल था उसी टाइप से है ये। तो इसमें भी हम क्या दिया है, हमको हाइट दिया है और बेस निकालना है। तो बेस आधार निकालने के लिए हम tan थीटा का यूज करेंगे। जब पहले त्रिभुज में, अगर हम पहले छोटे त्रिभुज में लेते हैं तो हमारा tan 60 का यूज करेंगे। उसमें बड़ा, छोटे त्रिभुज में बड़ा कोण है और बड़े त्रिभुज में छोटा कोण है। तो छोटे त्रिभुज में अगर हम लेंगे तो tan 60 का यूज करेंगे। तो tan 60 इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ से लंब बटे आधार, और लंब हमारा दोनों में कॉमन रहेगा, दोनों त्रिभुजों में। तो हो जाएगा 28.5 और अपॉन आधार को हम यहाँ पर XYZ कुछ भी मान सकते हैं, 28.5 अपॉन x लिख सकते हैं। और tan 60 का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, tan 60 का वैल्यू होता है हमारा √3। तो √3 इक्वल टू हमारा हो गया 28.5 अपॉन x, और x इक्वल टू क्या होगा हमारा, x √3 की जगह जाएगा और √3 इसके अपॉन में आएगा। तो 28.5 अपॉन √3 हो गया। अब इसको यहीं पर छोड़ देंगे और इसको एक इक्वेशन का नाम देंगे। अब जो
जहाँ तक चलकर आया है वो लड़का भवन के साइड में, वो दूरी हमारा निकल चुका है। अब बड़े त्रिभुज में लेंगे, बड़े त्रिभुज में हमारा क्या होगा, ये जो दूरी हमने निकाली है ये और बेस हमारा ये हो जाएगा कि ये दूरी जुड़ेगी जो हमने अभी निकाली है x की वैल्यू, और प्लस जो हमको निकालनी है उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं y। तो इन दोनों को जोड़ के पहले ही लिखना है। और बड़े त्रिभुज में फिर से हम यूज करेंगे tan 30 का, पहले tan 60 का यूज किया था, इस बार tan 30 लिखेंगे। और tan 30 इक्वल टू हमारा फिर से वही लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब हमारा फिर से वही है 28.5 और आधार इस बार हमारा क्या है, जो हमने x का वैल्यू निकाला है और प्लस y का वैल्यू हमको निकालना है। x का वैल्यू हमारा आया है 28.5 अपॉन में √3 है, और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। √3 पहले इसमें हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं, आप डायरेक्ट यहीं पर वैल्यू को रखें। अपॉन में जब वैल्यू को √3 को रखेंगे तो बटा पलटता है, √3 ऊपर चला जाता है, और इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे और वही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को मुझबानी और आगे मैं बोल नहीं सकता कि कैसे कर पाऊंगा, लिख कर थोड़ा करे तो याद भी रहता है कि हाँ अब ये करना है वो करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन नंबर 12 है और अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, पहले 20 मीटर ऊंचा भवन दिया है, फिर भवन के ऊपर एक मीनार लगाया गया है। पहले भवन बनाना है, फिर उसके ऊपर एक मीनार बनाना है, और मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मान लिया ये हमको यहाँ पर इतनी हाइट पर भवन दिया है, फिर इसके ऊपर हमने एक मीनार बना दिया। तो इस मीनार जो यहाँ से स्टार्ट किया है हमने बनाना भवन की छत से, यहाँ से इस बिंदु को नीचे मिलाएंगे, जहाँ पर मिलाना है क्वेश्चन में दिया गया है। किसी भी बिंदु से कितनी भी दूरी पर ले सकते हैं, वहां मिलाना है। मीनार की जड़ को मिलाना है। मीनार कहाँ है, हमारा भवन की छत पर है, तो उसकी पहले बेस को मिलाएंगे और फिर जो मीनार का टॉप है उसको मिलाएंगे, दोनों एक ही बिंदु से मिलाएंगे। और यहाँ पर एंगल हमारे 2 बनेंगे। पहले जो एंगल हमने बनाया बेस में से वो एंगल हमारा बड़ा होगा, और फिर जो ऊपर से जाकर मिलाया वो थोड़ा और बड़ा एंगल होगा, वो होगा उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि उसका हाइट हमने और ऊपर ले लिया है। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि पीछे की ओर बढ़ते हैं तो कोण घटता जाता है, लेकिन इसमें ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो ऊपर की ओर बढ़ने पर हमारा क्या होता है, एंगल बढ़ जाता है, और नीचे की ओर आएंगे तो एंगल घटता जाएगा। तो इसी तरह से इसमें जब हाइट में और बेस में करते हैं, इसी तरह से चेंज करना है कि कौन से एंगल को कहाँ पर लिखना है। जब बेस से एंगल को मिलाएंगे, हम मीनार के बेस से मिलाएंगे, आधार से नीचे धरती पर मिलाएंगे जो भवन की छत पर है, तो वह एंगल हमको दिया है यहाँ पर 45 डिग्री। लेकिन जब मीनार के टॉप से शिखर से मिलाएंगे, वो एंगल हमको टोटल दिया है 60 डिग्री। तो इन दोनों त्रिभुजों में फिर से हम अलग अलग लेंगे दोनों ट्रायंगल को में, क्या होगा, हमको क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई तो हमको दिया है यहाँ पर 20 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई को हम यहाँ पर h मान लें, और दोनों त्रिभुजों में h प्लस भवन की हाइट 20 ऐड करेंगे, और बेस हमारा सेम रहेगा आधार। तो क्वेश्चन में ये दिया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए मीनार की ऊंचाई को आप h मानेंगे, और यहाँ पर 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो पहले हमको बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए आप इस छोटे त्रिभुज में ले लें जो मीनार के बेस से मीनार आया है, इसको आप ABC नाम दे सकते हैं। यहाँ से हम फिर से वही यूज करेंगे tan 45, तो tan 45 इक्वल टू हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, और लंब है हमारा 20 मीटर जो भवन की ऊंचाई है, तो 20/x लिख सकते हैं। और tan 45 का वैल्यू 1, ये हो गया 20/x, 1 इक्वल टू 20/x। और तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x इक्वल टू हो गया हमारा 20। यानी कि जो जितनी दूरी पर मिलाया है हमने, जो एंगल है मीनार भूमि के एक बिंदु से, जो जितनी दूरी पर वो बिंदु है वो भी 20 मीटर आ गया, भवन की ऊंचाई भी 20 मीटर आ गई, और जो जितनी दूरी पर वह बिंदु है वह भी हमारा 20 मीटर निकल चुका है।
अब बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में हमारा क्या होगा, इस बार tan 60 का यूज करेंगे। tan 60 है बड़ा एंगल, तो हाइट तो हमारी क्या रहेगी, इस बार हाइट वो जो पहले 20 थी भवन की ऊंचाई, उसमें h और ऐड करेंगे, इस बार हाइट बढ़ गई और बेस हमारा 20 निकल चुका है। तो लंब बटे आधार हो जाएगा tan 60 इक्वल टू हमारा लंब बटे आधार, और लंब है हमारा h प्लस 20 और अपॉन में आएगा आधार 20, h प्लस 20 अपॉन 20, और tan 60 का वैल्यू हमारा होता है √3। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √3 की इधर मल्टीप्लाई हम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें h नीचे भी है और ऊपर भी है। नहीं, नीचे तो हमारा 20 है, तो ये हो जाएगा 20 की जब इधर इसमें मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 20√3 और वो है h प्लस 20, तो 20 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 20√3 माइनस 20 कॉमन हो जाएगा। 20 जब कॉमन लेंगे आएगा हमारा √3 माइनस 1, और √3 माइनस 1 से मतलब है कि √3 में से 1 आप किस तरह माइनस करेंगे, √3 की वैल्यू रखनी है 1.732, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0.732, और 0.732 की 20 में मल्टीप्लाई करनी है, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। एक जीरो से हमारा क्या होगा, एक अंक इधर खिसक जाएगा, यह आएगा 7.32, और 7.32 में 2 से गुणा करनी है, यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। बस अब पॉइंट हमको कहाँ लगाना है, इस बार जो जितने अंक के बाद था, जैसे एक दिन तो 732 था, उसमें एक अंक तो 17 कुछ था, उसमें 2 अंक के बाद हमको पॉइंट लगाना है। अब नहीं, वो 0.7 आ गया था, 0.7 आ गया था वो, उसमें से 1 में से माइनस करके, तो उसमें हमको पॉइंट इतने ही अंक के बाद लगाना है, 7 पॉइंट कुछ था वो, और आप देख लेना कि कितने डिजिट के बाद लगाना है, मुझको मुझबानी नहीं याद आ रहा है यहाँ पर कितने किससे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ से कैसे निकलेगी, वो इस क्वेश्चन में जो मीनार की ऊंचाई हमने h मानी थी वही रहेगी, h की वैल्यू हुई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इस बार फिर से हमको पेडिस्टल दिया है या भवन समझ लो, कुछ भी समझ लो, पेडिस्टल के 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक पेडिस्टल दिया है और उसके ऊपर एक मूर्ति लगाया गया है, पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगाया गया है, और पेडिस्टल की यहाँ पर हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। मूर्ति की ऊंचाई दिया है हमको, मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर, तो मूर्ति की ऊंचाई दिया है और उसके नीचे पेडेस्टल है जिसके ऊपर वो मूर्ति रखी गई है, वो निकालनी है हमको। और कितनी दूरी पर है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति 60 डिग्री भूमि, तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें आपको दोनों फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो बाद में, पहले तो इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम ये बनाना है कि पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखी गई है 1.5 मीटर की, और मूर्ति के शिखर से टॉप से ऊपर से भूमि के एक बिंदु का जो एंगल दिया है, उन्नयन कोण है, वह है हमारा 60 डिग्री। फिर क्या दिया है, फिर ये दिया है कि पेडेस्टल की ऊंचाई से, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर लिखा गया है कि जिससे बच्चे की समझ में ना आए, नहीं तो बात वही है कि पहले मूर्ति के शिखर से मिलाना है और फिर मूर्ति के बेस से मिलाना है। तो मूर्ति के शिखर से एंगल मिला दिया हमने, वो हो गया हमारा 60 डिग्री, और मूर्ति के बेस यानी पेडेस्टल की जो हाइट है जहां पर मूर्ति रखी गई है उसको मिलाएंगे, वो है हमारा 45 डिग्री। तो फिर से हमारे यहाँ पर 2 एंगल बन गए, 2 एंगल बन गए। पहला एंगल है हमारा 60 डिग्री और दूसरा है जो वो है 45 डिग्री, तो 2 त्रिभुज बन गए। अब पहले छोटे त्रिभुज में लेंगे और फिर बड़े त्रिभुज में लेंगे। इस बार हमको नीचे नहीं, ऊपर मूर्ति की हाइट दी है, ऊपर वाले की, तो वो दिया है, और नीचे वाली हाइट को आप x मान सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा h प्लस x। लेकिन जो बेस है वो भी हमको नहीं दिया है, तो इसमें दोनों त्रिभुजों को लेना पड़ेगा और उनके इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहले त्रिभुज में भी हम दोनों त्रिभुज में tan थीटा का यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि नीचे का एंगल दिया गया है, और tan थीटा इक्वल टू हमारा लिखेंगे लंब बटे आधार, और लंब है हमारा जब छोटे त्रिभुज में लेंगे उसको x मान सकते हैं, x अपॉन
यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, उसको वाई मान सकते हैं बेस को एक्स अपॉन वाई। तो tan 60 इक्वल टू हमारा हो गया एक्स अपॉन वाई, और tan 60 का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, वो होगा हमारा √3। तो √3 इक्वल टू हो गया एक्स अपॉन वाई, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा वाई √3। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन समीकरण बनाएंगे। इस बार बड़े ऊपर जो कोने पे मिला है, टॉप पे मिला है, उस त्रिभुज में लेंगे। जब उस त्रिभुज में लेंगे हम उसको लिखेंगे फिर से वही tan, इस बार एंगल है हमारा 45 डिग्री। तो tan 45 इक्वल टू हमारा फिर से लिखेंगे, पहले tan 45 था, इस बार tan 60। कहाँ है क्वेश्चन? मीनार के पाद बिंदु से क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उसी बिंदु पर शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। हाँ, एंगल 45 ही है, पहले हमने ठीक कर दिया है 60 से लेकर। अब दूसरा है tan 45 इक्वल टू हम लेंगे यहाँ पर, तो tan 45 तो लेंगे, और दूसरी साइड में हमारा क्या हो जाएगा, मूर्ति की हाइट में 1.5 मीटर में फिर से हम क्या 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर में हम ऐड करेंगे उस ऊंचाई को आप h मान सकते हैं। तो h प्लस h तो हमने माना ही है पहले, उसको तो है या एक्स वाई √3 जो भी आप मानेंगे उसको उसमें प्लस करके लिखेंगे, और नीचे जो बेस है वो लिखेंगे आधार। तो यहाँ से tan 45 का वैल्यू 1 रखेंगे, और जो उसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसका वैल्यू इधर आएगा, और यहाँ से दूसरा इक्वेशन बनेगा, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इसको मुझबानी बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा लास्ट तक, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ता हूँ। लेकिन दोनों इक्वेशन मैंने बता दिया है कि कैसे बनेंगे और इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और डिफरेंट टाइप का है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार है एक पहले और एक भवन है, एक साइड में हमारा मीनार है और एक साइड में हमारा भवन है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का जो बेस है उससे दूसरी साइड में जो भवन है उसकी छत को मिलाएंगे, वो एंगल हमको दिया है 30 डिग्री। और दूसरी बार कंडीशन में यह कह रहा है, और भवन के पाद बिंदु से, इस बार दूसरी साइड में जो भवन है जिसकी हमने छत पर मिला दिया है उसके पाद बिंदु से, उसके जड़ में से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण वो 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आता है घुमा फिरा कर कि एक साइड में हमारा मीनार है, एक साइड में हमारा भवन है। अगर हम मीनार के पाद बिंदु से भवन की छत को मिलाते हैं तो एंगल हमारा ये बनता है, और अगर भवन के पाद बिंदु से मीनार की उसको मिलाते हैं तो एंगल हमारा ये बनता है, और मीनार की ऊंचाई टोटल हमारी इतनी है, भवन की ऊंचाई निकालिए। तो भवन की जो ऊंचाई है वहां से सीधी सीधी लाइन खींचेंगे, और एक नीचे से खींचेंगे जो बेस है वहां से, और एंगल हमने बता ही दिया पहले, उसके छत से उसके बेस को मिलाना है और उसके हाइट से उसको मिलाना है। जो मीनार की हाइट रखेंगे आप वो भवन से ज्यादा रखेंगे, भवन की हाइट यहाँ पर कम होगी, मीनार की ज्यादा होगी पहले ही। तो मीनार की हाइट हमको यहाँ पर दिया है 50 मीटर। उस 50 में से हम जो नीचे का है, जो भवन की ऊंचाई है, उसको x मानेंगे, और उसको x इक्वल टू हम यहाँ पर निकाल सकते, उसको x मानेंगे, और उस पहले त्रिभुज में ही लेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में जब लेंगे जो मीनार के पाद बिंदु से मिलाया गया है उसमें हम लेंगे, या फिर बड़े त्रिभुज में आप ले सकते हैं। आप बड़े त्रिभुज में अगर आप स्टार्टिंग में लेंगे तो और इजी रहेगा। तो बड़े त्रिभुज में जब लेंगे जो मीनार के शिखर से मिलाया गया भवन के इससे, तो ये हाइट हमारा क्या होगा, ये हमको पहले 50 माइनस x लेना पड़ेगा, यानी कि ये भवन की छत से मिलाएंगे हम पहले क्षैतिज रेखा, और उस त्रिभुज में लेंगे। तो उस त्रिभुज में लेने के लिए हमको पहले जो टोटल मीनार की हाइट है उसमें से भवन की हाइट माइनस करनी पड़ेगी। तो भवन की हाइट हम यहाँ पर अगर x मान लें तो ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस x। ऊपर की जो हाइट होगी मीनार की बची हुई वो होगी 50 माइनस x, और इस त्रिभुज में हम लेंगे, ये त्रिभुज हमारा हो जाएगा, यहाँ पर दिया है एंगल हमको 30 डिग्री। कहाँ है क्वेश्चन में? 30 डिग्री दिया है। तो ये 30 डिग्री एंगल दिया है जब हमको, तो यहाँ पर हम फिर से उसी का यूज करेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 30 इक्वल टू हो जाएगा हमारा लंबटे आधार, और लंबे हमारा 50 माइनस x।
50 माइनस एक्स और अपॉन आधार को आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर आधार हमको नहीं दिया गया है तो आधार को आप y मान सकते हैं। तो 50 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan 30 के, और इधर tan 30 का वैल्यू लिखेंगे और tan 30 का वैल्यू हमारा होता है 1/√3। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x और y में इक्वेशन बनाएंगे। फिर इसी तरह से आप दूसरे त्रिभुज में लेंगे, उस त्रिभुज में हमारा क्या होगा, इस बार त्रिभुज हमारा कहाँ से बनेगा, इस बार त्रिभुज हमने पहले मीनार के पाद बिंदु से जो मिलाया था, स्टार्टिंग में मीनार के पाद बिंदु से भवन की छत को मिलाया था, तो उस त्रिभुज में लेंगे। तो उस त्रिभुज में हमारा क्या होगा, जो हमने लिया था वो 50 माइनस एक्स, जो नीचे की हाइट है, जिस हाइट को हमने एक्स माना है वो लिया जाएगा, केवल जिस हाइट को हमने एक्स माना है उस त्रिभुज में लिया जाएगा। तो उस त्रिभुज में हमारा क्या होगा, फिर से वही हो जाएगा, नीचे के बेस को आप y मान सकते हैं, दोनों में सेम रहेगा, बेस दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि ये और ये दो चाहे छत को मिला दें चाहे बेस को मिला दें, दोनों के दोनों सेम रहेंगे, दोनों को आप सेम y मान सकते हैं। और इसमें फिर से हम यूज करेंगे tan थीटा का, और पहले tan 30 था और इस बार हमारा tan 60 है, तो tan 60 इक्वल टू फिर से लिखेंगे वही लंब बटे आधार, और लंब है हमारा यहाँ पर x और आधार है हमारा y। तो tan 60 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, tan 60 का वैल्यू हमारा होता है √3 इक्वल टू x अपॉन वाई हो जाएगा, x इक्वल टू वाई √3। तो इस x इक्वल टू वाई √3 को उस पहले वाले इक्वेशन में रख देंगे और y की वैल्यू निकल जाएगी। और y की वैल्यू जब निकल जाएगी, अगर आपको भवन की ऊंचाई निकालनी है तो फिर x की वैल्यू निकालेंगे, x की जो वैल्यू होगी वही हमारी भवन की ऊंचाई होगी, क्योंकि भवन की ऊंचाई को हमने x माना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस हर एक की समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको अगर ध्यान से समझाता है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है। अगर क्वेश्चन को पढ़कर आप डायग्राम से ही बना देते हैं तो क्वेश्चन को करना इतना मुश्किल नहीं है। तो 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। तो एक सड़क दिया है हमको यहाँ पर, उसकी जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है और इस सड़क के दोनों किनारों पर दो समान लंबाई के पोल लगाए गए हैं जिनकी हाइट बराबर है, दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है। तो उनके उन्नयन कोण है जो भूमि के एक बिंदु सड़क के एक बिंदु से। अब सड़क पर हमने बीच में कहीं पर कोई बिंदु लिया है, उसका हमको पता नहीं है, लेकिन सड़क की चौड़ाई हमको मालूम है। तो यहाँ अगर हमने मान लिया ये सड़क है और ये इसकी 80 मीटर चौड़ाई है और इसके दोनों ओर हमने पोल खड़े कर दिए और भूमि इनके बीच में हमने 80 मीटर के बीच में कहीं पर एक बिंदु लिया है, तो उन दोनों को हमें उससे मिलाना है, उस बिंदु से। दोनों पोल की दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है, उनको उससे मिलाना है उस बिंदु से। और जो एंगल बने हैं वो यहाँ पर हमारे वो हैं, एक साइड में 60 डिग्री और दूसरी साइड में 30 डिग्री। तो एक साइड में 60 डिग्री लिखेंगे, दूसरी साइड में 30 डिग्री। लेकिन जो टोटल हाइट है दोनों खंभों के बीच की दूरी है वो हमारी जो सड़क की चौड़ाई है वो है 80 मीटर। तो एक खंभे से अगर हम उस बिंदु की दूरी x मान लें तो दूसरे खंभे से दूरी हमारी क्या हो जाएगी, टोटल दूरी हमारी 80 है तो 80 माइनस x हो जाएगी। तो एक खंभे के से दूरी x मानेंगे, दूसरे खंभे से दूरी 80 माइनस x हो जाएगी। और दोनों खंभों की लंबाई समान है, वो हमको नहीं दी गई है यहाँ पर, उसको h मानेंगे। तो पहले दोनों त्रिभुजों में आप कोई समय भी ले सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे, एक तरफ एंगल 30 डिग्री है और दूसरी तरफ 60 डिग्री है। फिर से ऐसे ही करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा h/x। पहले तो आप ये ले लें। और tan 30 का वैल्यू हमारा कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा h/x। और अगर हम यहाँ से x इक्वल टू निकालें तो x उधर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में और √3 h के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा h√3। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो फिर से हम tan 60 का यूज करेंगे। तो tan 60 इक्वल टू हमारा फिर से होगा लंब बटे आधार। लंब है हमारा h और आधार इस बार हमारा रहेगा 80 माइनस x। तो
tan 60 का वैल्यू हमारा कितना होता है, वो होता है हमारा √3, और √3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा h/80 माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम इसमें x का वैल्यू रखेंगे और यहाँ से h का वैल्यू निकल जाएगा दोनों। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में जो पूछा है अगर वही निकालें तो और अच्छा रहेगा। क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों चीजें पूछी हैं, तो x और h दोनों की वैल्यू निकालनी है, इनको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना कुछ नहीं है, पहली इक्वेशन से जो हमने निकाला है x बराबर h√3 वो इस इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पर और इसको सॉल्व करना है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में प्लस माइनस में और क्रॉस मल्टीप्लाई में किस तरह से गुणा करते हैं वो सब बच्चे जानते होंगे और वो खुद कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा इसमें भी कमज़ोर हो तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, सिर्फ 3-4 दिन का फासला है और आपको अभी से तैयारी करनी है। ज़्यादातर बच्चों को डर लगता है सिर्फ मैथ सब्जेक्ट से या इंग्लिश सब्जेक्ट से। हिंदी मीडियम के जितने बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर मैथ्स और इंग्लिश से ही डरते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों को तो वो रट डालते हैं, उनको तो वो छोड़ने वाले हैं नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर उदाहरण खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर भी दिया है, नहर भी दिया है। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है और उसके तट पर, यानी कि उसके एक किनारे पर एक टावर खड़ा है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और टावर जब वो खड़ा है जहाँ पर हमारा टावर नहर के तट पर, और अगर हम दूसरी साइड में जाते हैं तो वहाँ से एक दूसरा बिंदु है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण हमको दिया है 30 डिग्री। पहला एंगल था हमारा 60 डिग्री। तो एक मीनार बनाना है, सीधी नीचे लाइन खींचनी है और ऐसे मिलाना है। पहले एक लाइन मिलानी है, फिर सीधा दूसरी लाइन मिलानी है। पहला एंगल है हमारा 60 डिग्री जो मीनार के नज़दीक होगा, और दूसरा एंगल है हमारा 30 डिग्री। और हमको क्या निकालना है, जो पहले एंगल से दूसरे एंगल के बीच की दूरी है वो हमको यहाँ पर दिया है 20 मीटर, यानी कि दोनों कोणों के बीच जो दूरी है वो है हमारी 20 मीटर। और यहाँ पे हमको नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई भी और नहर की चौड़ाई भी। तो कैसे दिया है हमको टावर, यानी कि एक साइड में नहर के टावर है और दूसरी साइड में एक बिंदु है। उस बिंदु से अगर हम नहर के दूसरी साइड में है जो उसको मिलाते हैं तो वो एंगल हमको दिया है 60 डिग्री। अब अगर हम और पीछे को बढ़ते हैं उस नहर से उसी साइड में जहाँ पर वो बिंदु है, और पीछे को हटते हैं, फिर से उस मीनार के टावर हाइट को मिलाते हैं, ऊंचाई को मिलाते हैं, तो वह एंगल दिया है हमको जब पीछे को हटेंगे 30 डिग्री। क्योंकि तो अब हम क्या करना है, हमको फिर से इसमें जो कितना पीछे हटते हैं वो यहाँ पर दिया है 20 मीटर। तो हमको क्या निकालना है, उस नहर की चौड़ाई, यानी कि जो नहर की चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, और जो वो दिए हैं आगे बिंदु वो तो हमको दिए ही हैं, और टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो इसमें ये पहले एग्जाम्पल भी कराया मैंने इस टाइप का भी, तो इसमें भी यही करना है। यहाँ पर इन त्रिभुज को आप ABCD XYZ PQR कुछ भी नाम दे सकते हैं, और टावर की ऊंचाई को h मानेंगे और जो नहर की चौड़ाई है उसको x मानेंगे। तो छोटा त्रिभुज हो गया जो नहर की चौड़ाई है, उस त्रिभुज में हमारा एंगल बड़ा हो गया, tan 60 हो गया, और tan 60 इक्वल टू हमारा ये लिखेंगे यहाँ पर लंब बटे आधार, और लंब है हमारा यहाँ पर h जो टावर की हाइट है तो h/x हो जाएगा, और tan 60 का वैल्यू हमारा √3 होता है, तो √3 इक्वल टू h/x हो गया, तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा x√3, h इक्वल टू x√3। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे त्रिभुज में लेंगे, दूसरा त्रिभुज है हमारा A, दूसरे त्रिभुज को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इस त्रिभुज में जब लेंगे तो हमारा जो वैल्यू है x है उसमें हम 20 ऐड करेंगे। ये बड़ा त्रिभुज हो गया, इस बार बेस हमारा पूरा रहेगा सेम, तो इसमें हमारा आधार जुड़ जाएगा, आधार बड़ा हो जाएगा। तो पहले हमको 20 दिया है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 20 में x और जोड़ेंगे, ये हमारा आधार रहेगा। हाइट हमारा वही है पहले वाला। तो यहाँ पर फिर से हम यूज करेंगे tan 30 का, tan 30 तो हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, लंब है हमारा h/20 प्लस
एक्स। तो 10/30 का वैल्यू हमारा कितना होता है 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा h अपॉन 20 प्लस एक्स। अब यहाँ से h अपॉन 20 प्लस एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो गया 1/√3। और अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो 20 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा h√3। इस बार भी यही आ गया। और इसमें अब पहले इक्वेशन से h की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। जब x की वैल्यू निकल जाएगी फिर उस x की वैल्यू को दोबारा किसी एक इक्वेशन में रख के h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आगे इसको मुझबानी में नहीं कर सकता, यहाँ तक मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। इस बार आपका लक है एग्जाम में आए ना आए, लेकिन इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर आएगा, और क्वेश्चन भी कम 6-7 नंबर से कम नहीं आएगा इस एक्सरसाइज से। और पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक भवन दिया है 7 मीटर ऊंचा, और भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक साइड में भवन है दूसरी साइड में केबल टावर है, उस भवन के शिखर से केबल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया है हमको 60 डिग्री 60 डिग्री। और आगे लिखा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। किसके पाद का? टावर की बात हो रही है, तो टावर के पाद का अवनमन कोण यानी कि वहीं से जहां से एंगल हमने ऊपर की तरफ बनाया है वहीं से उसके मीनार के बेस की तरफ मिलाएंगे। एक साइड में भवन बनाएंगे और एक साइड में टावर बनाएंगे, और भवन छोटा रहेगा टावर बड़ा रहेगा। और भवन की छत से जब ऊपर मिलाएंगे तो वह एंगल हमको दिया है 60 डिग्री, और भवन की छत से सीधा टावर को मिलाएंगे, वहां पर वो टावर पर किसी भी जगह जाकर मिले, क्षैतिज लाइन खींचनी है। और भवन की जो बेस होगा आधार होगा उससे भी टावर को मिलाएंगे, तो वो दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली पैरेलल समांतर रेखाएं हो जाएंगी। उन दोनों की लंबाई आप x मान सकते हैं, और जो टावर की हाइट है वो यहाँ पर आप h मानेंगे। टोटल टावर की मान ले या पहले वाले त्रिभुज में मान ले, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई किस तरह से निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टावर हमारा क्या हो गया, टोटल हो गया, और एंगल हमारे दो बन गए। एक हमारा उन्नयन कोण बना है, दूसरा हमारा अवनमन कोण बना है। तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर की तरफ बनता है। जब ऊपर साइड से हम ऐसे मिलाएंगे तो ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा, जो क्षैतिज लाइन हम भवन के छत से मिला देंगे, तो वो हमारा 45 डिग्री है। लेकिन जब समांतर रेखाएं ऐसे हमने भवन की छत से और बेस से मिला दी हैं, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। और समांतर चतुर्भुज में हमारा क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। लेकिन इसके सामने एंगल कैसे बनाए हम, ये भी प्रॉब्लम है। तो इस समांतर चतुर्भुज तो पूरा कंप्लीट करना है, कैसे बनाएंगे? तो इसको कंप्लीट करने के लिए जैसे आप ऊपर 45 डिग्री लिखेंगे, उसको नीचे भी लिख सकते हैं, यानी अपोजिट एंगल भी कर सकते हैं। जो ऊपर होगा हमारा 45, जो ऊपर की तरफ बनना है, जब वो समांतर रेखाएं हैं तो नीचे की तरफ भी हमारा वही रहेगा। क्योंकि जो संपूरक कोण होते हैं वो जिस तरह पूरक कोण होते हैं 90, एक को अगर हम थीटा माने दूसरा 90 माइनस थीटा होता है, इसी तरह संपूरक कोण होते हैं। ये संपूरक कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है और पूरक कोणों का योग हमारा 90 डिग्री होता है। तो उसमें से पहले संपूरक कोण निकालेंगे। जैसे हमारा ऊपर 45 बना है, नीचे की तरफ अगर हम निकालेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे। 180 में से जब माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 135, और 135 अब हमारा ऊपर की तरफ बनना है। अगर हम नीचे की तरफ निकालना चाहें तो ये एंगल हमारा इधर 90 डिग्री हो गया, और वो है हमारा 135। तो 90 प्लस 135 और 180 में से माइनस कर दो, फिर से वही आएगा। ऐड करके देख लो, तो जब करेंगे 90 90 180, फिर से वही आ रहा है 45 डिग्री। तो इस तरह से इसको चेंज करते हैं अवनमन कोण को उन्नयन कोण में। तो नीचे की तरफ हमारा एंगल बन जाएगा उन्नयन कोण tan 45। तो इसमें फिर से हम वही लेंगे, बेस हमने मान लिया है, हाइट हम पहले त्रिभुज में लेंगे। इस बार हाइट हमारी क्या रहेगी,
टोटल हाइट 7 मीटर ऊंचे भवन है, तो साइड इस छोटे त्रिभुज में हम लेंगे जब हाइट, तो हमारी हाइट 7 मीटर ही रहेगी। तो जो इसमें हाइट रहेगी, जो मीनार भवन की हाइट है वो रहेगी, इसमें लंब हमारा भवन की हाइट रहेगा और बेस हमारा x मान लिया है हमने, तो इस x को निकालेंगे और x जो ये नीचे है वही हमारा ऊपर की लाइन में होगा जो दूसरे वाले त्रिभुज में लेंगे। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पर tan कितना है 60 डिग्री, tan 45 डिग्री है नीचे, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे लंब बटे आधार, और लंब है हमारा 7 बटे एक्स, 7 बटे एक्स इक्वल टू हो गया हमारा tan 45, इसका वैल्यू हमारा 1 है, तो 7 बटे एक्स इक्वल टू हो गया 1, तो एक्स इक्वल टू आ गया 7 मीटर। यानी कि जो भवन की और टावर के बीच की दूरी है वो भी हमारी 7 मीटर है। जब ये निकल चुकी है तो टावर की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? अब टावर की ऊंचाई हम ऐसे निकालेंगे कि पहले आप जो ऊपर है, भवन से ऊपर है टावर, पहले भवन की छत को मिला देंगे, उस हाइट को आप x मान लें, और टोटल टावर की हाइट हमारी क्या होगी? टोटल टावर की हाइट हमारी होगी, उसमें जो भवन की हाइट है वो भी ऐड करनी पड़ेगी लास्ट में क्वेश्चन के। तो पहले उस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज उसको कुछ भी नाम दे दे आप, उसमें आप उसको y मान ले अगर, तो उस लंब को y मान ले, इस बेस को हमने x माना था, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार y बटा x, और x का वैल्यू आ गया हमारा 7, तो y बटा 7, और tan 60 का वैल्यू है हमारा √3, और तो y बटा 7 इक्वल टू हो गया हमारा √3, और y बटा 7 इक्वल टू √3, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7√3, y इक्वल टू हो गया हमारा 7√3। अब हमको क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई बतानी है, मीनार की ऊंचाई बतानी है, तो मीनार की ऊंचाई हमारी क्या होगी? 7√3 प्लस भवन की ऊंचाई 7, तो 7√3 में प्लस 7 ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? तो इसको ऐड करने के लिए आप 7 ऐड कॉमन ले लेंगे, 7 जब बाहर आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1, और √3 प्लस 1 यानी कि √3 का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें, तो वो होता है हमारा 1.732, और इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 2.732, और इसमें फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे मीटर, यही हमारा आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दो जहाज दिए गए हैं, ऊपर उड़ रहे हैं, और एक लाइट हाउस है, और लाइट हाउस ऐसे है कि आप अगर एक लाइट हाउस यहाँ पर है, दो समुद्री जहाज ऊपर उड़ रहे हैं, और उन दोनों जहाजों से एक ही साइड में एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस जिसको घर मान सकते हैं, हाउस मान सकते हैं, वो उन दोनों जहाजों से एक ही साइड में, इधर मान ले चाहे इधर मान ले, कोई सी भी साइड में आप मान सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में क्या लिखा है, और समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। समुद्री तल से है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे और जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको यहाँ पर क्या बनाना है, समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस बनाना है, और लाइट हाउस बनाने के बाद शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज यानी कि नीचे की ओर देखना है, नीचे की ओर देखना है, और उनके अवनमन कोण दिए गए हैं। तो 75 मीटर ऊंचा पहले आप लाइट हाउस बनाएंगे, और फिर एक साइड में आप दो जहाज कहीं पर भी कोई भी दो बिंदु ले लेंगे, और उन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, और उनको मिलाने पर जो एंगल हमारे बनेंगे वो ऊपर की तरफ बनेंगे, यानी कि जहां पर लाइट हाउस की हाइट होगी वहां पर बनेंगे। उसको लाइट हाउस की हाइट को सीधे क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, और वहां से जो पहला एंगल हमारा बनेगा, जो पहले अगर आप नजदीक जो बिंदु लेंगे उसको मिलाएंगे तो वो एंगल हमारा बड़ा होगा, अवनमन कोण होगा। जो बड़ा एंगल होगा हमारा वो है हमारा यहाँ पर 45 डिग्री, और जो छोटा एंगल होगा वो हमारा दूसरा बिंदु जो उससे दूर होगा, लाइट हाउस से बहुत ज्यादा दूर होगा, वो होगा 30 डिग्री, यानी कि छोटा एंगल बाद में और बड़ा एंगल पहले बनेगा।
तो इसमें कैसे बनेगा एंगल, फिर से बताता हूँ एक बार, कभी समझ में ना आया हो, कि जब छत से उसको मिला देंगे लाइट हाउस के जहाँ पर है, उससे उसको क्षैतिज लाइन खींच देंगे और नीचे जो 2 पॉइंट लेंगे वहाँ पर हमको अवनमन कोण बनाने हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसे बनाएंगे, जब पहले बिंदु से मिलाएंगे हम, पहले बिंदु से नहीं, पहले लास्ट वाले से मिला दो आप, लास्ट वाले से मिलाने के बाद उस एंगल को आप नाम दो, उधर क्षैतिज लाइन से जो लाइन खींचोगे वो एंगल हमारा छोटा होगा, वो होगा 30 डिग्री। फिर आप जो नज़दीक है उस लाइट हाउस से उस बिंदु को मिलाओ, बीच वाले को, उसको जब मिलाओगे तो ऊपर से ही उस क्षैतिज लाइन से मिलाएंगे तो एंगल होगा हमारा 45 डिग्री, ऊपर से ही पहले 30 डिग्री फिर वहीं से 45 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल को हम नीचे की साइड में लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने बताया डिप्रेशन चेक कैसे चेंज करना है इनको। तो कौन सा एंगल हमारा कहाँ पर लिखना है, कि जो नज़दीक होगा उस लाइट हाउस के जहाज, वो एंगल हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि उस एंगल को लिखेंगे हम 45 डिग्री, और जो दूर होगा लाइट हाउस से उस एंगल को लिखेंगे 30 डिग्री। तो इन त्रिभुज में अब आप नाम दे सकते हैं ABCD कुछ भी। और इसमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है जो इससे 2 क्वेश्चन पहले मैंने कराया था। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, हाइट हमको यहाँ पर दिया गया है तो क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हाइट दिया गया है और 2 जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, तो एक जो पहले जहाज तक की दूरी है उसको अगर आप x मान लें, और 2 जहाजों के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है दूसरे को आप y मान लें। एक जहाज तक दूरी x और दूसरे तक y, तो पहले जब छोटे त्रिभुज में लेंगे तो उसमें बेस हमारा x हो जाएगा, जब दूसरे त्रिभुज में लेंगे, बड़े त्रिभुज में लेंगे, उसमें बेस हमारा आधार क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। और हाइट हमारा सेम है दोनों में 75 मीटर। तो पहले इसमें tan 45 का यूज करेंगे छोटे त्रिभुज में, और tan 45 इक्वल टू हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा हमारा लंब है हमारा यहाँ पर 75 और आधार है x, 75/x। तो x इक्वल टू हमारा कितना आएगा, tan 45 का वैल्यू फिर से 1, तो x की इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इक्वल टू 75 मीटर। तो पहला जहाज तो हमारा हो गया 75 मीटर दूर है, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी जो आगे हमने y माना है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम बड़े त्रिभुज में लेंगे। इस बार जब बड़े त्रिभुज में लेंगे तो यहाँ पर हम यूज करेंगे tan 30 का, और tan 30 इक्वल टू हमारा होता है, वही लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब हमारा सेम है दोनों में 75 बटा, इस बार x + y लिखेंगे, और tan 30 का वैल्यू इधर लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 75/x का वैल्यू भी 75 है, x 75 + y। और अब इसको सॉल्व करना है, 75 + y की गुणा ऊपर हो जाएगी हमारी उधर 1 में, और 75 + y को y इक्वल टू हो जाएगा जो अपॉन में √3 है, इसकी हो जाएगी 75 में गुणा, जो हमारा p इधर 75 है। तो 75 + y और इक्वल टू हो गया हमारा 75√3। तो y इक्वल टू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें x + y भी तो लिखा है, x का वैल्यू हमने लिख दिया है 75 पहले ही, x का वैल्यू भी तो हमारा 75 है, 75 + √3। तो 75 + √3 में अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, किस तरह इसको आगे सॉल्व करना है अब आप खुद करेंगे, और यहाँ से वो वैल्यू निकल जाएगी y की वैल्यू निकालनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 गुब्बारे ऊपर हवा में उड़ रहे हैं, नहीं गुब्बारा एक ही है, 2 नहीं है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, लड़की की हाइट दिया है यहाँ पर हमको 1.2 मीटर। तो लड़की का हाइट जब दिया है और एक गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है, उस गुब्बारे को अगर वो ऊपर की ओर देखती है तो उसका एंगल जो बनता है नीचे से उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री बनता है।
जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये हमारा 60 डिग्री है। फिर गुब्बारा थोड़ा आगे पहुंच जाता है हवा में उड़ते उड़ते, उसी कंडीशन में उड़ता रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो वहीं पर उड़ते उड़ते वो थोड़ा सा आगे पहुंच गया, और वहां से जब उसकी लड़की वो दोबारा उसको देखती है तो फिर उसका आंखों से उसका कोण बनता है हमारा 30 डिग्री। पहले एंगल था 60 डिग्री, अब एंगल घट चुका है, गुब्बारा दूर जा चुका है, तो एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। तो दोनों गुब्बारा, तो अब गुब्बारा कितनी दूरी तय करता है ये बताना है। तो इसको करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें करने के लिए पहले क्या करेंगे, जब लड़की की हाइट दिया है हमको यहाँ पर 1.2 मीटर, इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया है कि जब कोई आदमी हो, हाइट दिया हो उसका, तो अगर आप टोटल हाइट मानेंगे उसका, वो नहीं मानना है। पहले अगर आप गुब्बारा हमको दिया है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो 88.2 मीटर में से पहले ये जो लड़की की हाइट है ये माइनस करेंगे। 88.2 में से जब 1.2 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 87, पूरा 87 आ जाएगा, 87। अब ये 87 आ गया है, और यहाँ से लड़की की आंखों से सीधे सीधी लाइन खींचनी है। ये हो गया हमारा हाइट 87 गुब्बारों की, और ये तिरछी रेखा जो हम मिलाएंगे गुब्बारों से दूरी है, ये कोण हमको दिए गए हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो इन दोनों त्रिभुजों में अलग अलग लेंगे। जब पहले त्रिभुज में हम लेंगे तो वो एंगल है हमारा 60 डिग्री, जब गुब्बारा उसके नज़दीक था, तो हाइट हमारा वही दोनों में सेम रहेगा 87 मीटर, जो हमने लड़की की हाइट से निकाल दिया है। तो पहले तो इसमें लेंगे इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में लेने के बाद हाइट तो हमको दिया है, बेस निकालना है। तो फिर से वही बात हो रही है लंब और आधार की, तो tan का यूज करेंगे। tan 60 इक्वल टू हमारा हो जाएगा हमारा यहाँ से लंब बटे आधार, और लंब है हमारा 87, आधार को हम x मान लेंगे, 87 बटा x, और tan 60 का वैल्यू 1/tan 60 का वैल्यू √3। तो √3 इक्वल टू हो गया हमारा h अपॉन और 87/x, और अब x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा जो इधर है √3, x उधर जाएगा और √3 इसके बटा में आ जाएगा। तो 87/√3 आ गया, किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू तो आ गया, अब आगे जो दूसरा त्रिभुज है जो यहाँ पर बना है वो भी इसी बिंदु से मिला है जहाँ पर लड़की खड़ी है। लड़की तो उसी एक ही जगह पर खड़ी है जहाँ से एंगल बना है, लेकिन गुब्बारा आगे जा चुका है, वहां से उसको मिलाया है। पहले गुब्बारा यहाँ था, यहाँ से मिलाया, फिर आगे जा चुका, वहां से मिलाया उसकी नजरों को। तो इस बार बड़ा त्रिभुज लेंगे, तो इस बड़े त्रिभुज में हमारा क्या होगा, हाइट तो पहले वाला वही सेम रहेगा 87 मीटर, लेकिन जो बेस होगा, आधार होगा, वो क्या होगा, जो हमने अभी निकाला है वो जुड़ जाएगा। किस में जुड़ेगा, जो हम दोनों गुब्बारा जितनी दूरी तय करेगा उसको अलग मान लेंगे y। माना गुब्बारा y दूरी तय करता है, उसको y मान लेंगे, तो उसमें पहले वाले में जोड़ देंगे जो दूरी हमने अभी निकाला है, उसमें जोड़ के लिख देंगे। तो यहाँ से फिर हम लिखेंगे tan 30, और tan 30 इक्वल टू हमारा फिर से वही लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब है हमारा 87, और बटा में लिखेंगे ये y प्लस जो 87/√3 आया था वो लिखेंगे, और इसको आगे सॉल्व करना है बस, और यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। और अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं बस, कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई इस बार हमको प्रूव दैट, सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, तो मीनार है एक जो वो दिया गया है यहाँ पर, और उसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। कोण नहीं दिए गए हैं, ये लिखा है कि पूरक कोण है। अब पूरक कोण आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होते हैं। पूरक कोण हमारे क्या होते हैं, पूरक कोण का योग हमारा होता है
90 डिग्री, यानी कि एक एंगल अगर हम थीटा माने तो दूसरा एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा। एक एंगल अगर थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो फिर से हमारा क्या आएगा, 90 आएगा। यानी कि पूरक कोणों का योग हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसी तरह संपूरक कोणों का योग हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं और संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब इसमें जब दो त्रिभुज बना लेंगे, कैसे बनाएंगे कि एक मीनार बनाएंगे। मीनार बनाने के बाद आप एक सीधी लाइन खींच दे और उससे उसकी मीनार की हाइट को दो जगह पर मिला दे उस लाइन पर, और मिलाने के बाद आपको पहला जो बिंदु है वो है 4 मीटर की दूरी पर, और दूसरा जो बिंदु है वो मीनार के बेस से ही 9 मीटर की दूरी पर है। पहला मीनार के बेस से 4 मीटर की दूरी पर और दूसरा है 9 मीटर की दूरी पर। तो इन दोनों त्रिभुजों में जब हम लेंगे तो किस तरह से करना है हमको। जब पहले त्रिभुज में हम लेंगे तो जैसे पहले त्रिभुज में हमने मान लिया एंगल हमारा थीटा है, तो दूसरे में हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा लिखेंगे। यहाँ पर हम फिर से वही यूज करेंगे, मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू हमारा पहले त्रिभुज में क्या होगा, पूरक कोण है, तो tan थीटा इक्वल टू हमारा होगा लंब बटे आधार, और लंब है हमारा h अपॉन आधार है हमारा 4 मीटर छोटे त्रिभुज में, तो h अपॉन 4 इक्वल टू हो गया हमारा tan थीटा। h अपॉन 4 इक्वल टू हो गया हमारा tan थीटा। अब दूसरे त्रिभुज में लेंगे, बड़े त्रिभुज में, इसमें क्या होगा हमारा, इसमें वहां से वहां तक 9 है, टोटल मीनार के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी 9 मीटर है। तो इसमें भी हम वही लेंगे tan 90 माइनस थीटा, लेकिन इसमें एंगल क्या है हमारा 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे लंब बटे आधार फिर से, तो h अपॉन इस बार 9 हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा जब इक्वल टू हमारा h अपॉन 9 है, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, ये भी मालूम होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा होता है tan थीटा। तो जो पूरक कोण होते हैं उनको चेंज करते हैं, tan को cot में, sin को cos में, cos को sin में, sec को cosec में और cosec को sec में। जैसे कोई एंगल हमारा 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो वो एंगल हमारे चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा में चेंज कर रहे हैं, तो cot थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा h अपॉन 9। पहले हमारा क्या था, tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 4। तो इनकी दोनों की समीकरणों की अब हम गुणा करेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा हो जाएगा ये, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा h अपॉन 9 इंटू h अपॉन 4, और tan थीटा और cot थीटा की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1। तो 1 इक्वल टू हमारा क्या हो गया, उधर h की h में गुणा हो जाएगी, h स्क्वायर अपॉन 4 की 9 में गुणा हो जाएगी, बटा में आएगा 36, h स्क्वायर बटा 36। तो 1 इक्वल टू h स्क्वायर बटे 36, h स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 36, और h इक्वल टू हो जाएगा हमारा √36, और √36 यानी कि 6, h इक्वल टू आ गया हमारा 6 मीटर। यही हमको प्रूफ करना था, सिद्ध हुआ। तो जो पूरक कोण होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूला याद होने चाहिए। जैसे sin a प्लस बी का हमारा फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस बी का हमारा फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a प्लस बी का हमारा फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस बी का हमारा फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, और sin c प्लस sin d के, sin c माइनस sin d के जितने फॉर्मूला है वो सभी याद होने चाहिए। और किस तरह आप अगर फॉर एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं उन सब पर भी हमने वीडियो बनाया है। तो हमारे वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे 12th क्लास पर या किसी भी कक्षा के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करना है, और हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है जो वो हमने फेसबुक प्रोफाइल के बायो में डाला हुआ है, आप वहां पर उस पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम यहाँ पर लाइव वीडियो ही बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग का मुझको समय नहीं मिल पाता है। वीडियो एडिटिंग में काफ़ी समय लगता है, उस समय से बचने के लिए मैं यहाँ पर लाइव वीडियो बनाता हूँ। और इसके बाद जो हमारा अब लाइव वीडियो तो शायद मुश्किल ही आएगा, क्योंकि हमारे वीडियो पर लोग लाइक करना पसंद नहीं कर रहे हैं। 3 महीने 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और अब तक एक भी फॉलोवर्स नहीं बढ़ा है। तो इस तरह से मेहनत करने से भी कोई फ़ायदा ना हो।
तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि वीडियो को लोग लाइक करना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आजकल दुनिया का टैलेंट क्या है, वो एजुकेशन से पीछे हटते जा रहे हैं। उनको शिक्षा में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। कैसी वीडियो देखना चाहिए जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, आप अपने बच्चों को सिखा सकें, ये काम आने वाला होता है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान कुछ भी कर सकता है और एक अनपढ़ इंसान को फिर आपको पता है कि क्या करना पड़ता है, धूप में मजदूरी करना पड़ता है। यहाँ मैं आपके सामने छाँव में बैठता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। पढ़ा लिखा इंसान कुछ भी जॉब ढूंढ सकता है, कहीं पर भी जॉब कर सकता है। अगर सरकारी जॉब ना भी मिले तो प्राइवेट जॉब ऐसी कर सकता है कि वो पंखे की छाँव में बैठकर आराम से काम कर सकता है। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और मैक्सिमम बच्चे मैथ से जी चुराते हैं। क्यों चुराते हैं? क्योंकि उनके मैथ समझ में नहीं आता है। और हमने इसीलिए ये मैथ्स पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैथ सिखा सकें। इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो या ना करो, लेकिन शेयर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम मैथ सिखा सकें। जब हम मुझबानी अब इस तरह मैथ सिखा सकते हैं, तो अगर कॉपी पेन लेकर अगर बोर्ड पर खड़े हो गए तो समझो क्या नहीं सिखा सकते। तो वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।